हेलो बेटा। हेलो 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 हेलो। हेलो बेटा। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट फॉर मी बिकॉज वो एक सिस्टम इंस्टॉल हुआ है जिससे हमारा पोलिंग वगैरह का ऑप्शन जो है वो होने वाला है आज से। तो वो सिस्टम में ज़रा समय लग गया। सो इसीलिए मैं आपका सेशन समय पे नहीं सॉल्व कर पाई। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी सबसे पहले। और ठीक है, मतलब कितने लोग हैं अभी सेशन में? कितने लोग हैं सेशन में, है ना? चलो ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बाबा लेक्चर नंबर 16 आई गेस, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that is asked in various exams or in our exam also. चलिए let's go and let me know first, am I clear properly or am I audible and visible to you all? Let me know that first, please confirm yes or no if I am visible or audible to you all. Please जल्दी जल्दी बताइएगा। श्रद्धा चौहान, हेमा, ओम प्रकाश, अंकुश राय, रीमा यादव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ाई आप लोगों की चल रही है। ठीक है, ओके। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो टॉपिक है वॉइस, जिसका नाम है वॉइस, है ना? पिछले सेशन में वी हैव डिस्कस आर्टिकल्स, राइट? और आई हैव सेंट यू सम क्वेश्चंस फॉर आर्टिकल्स जो आपको होमवर्क बतौर दिए थे। आई थिंक आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे। नमस्ते नमस्ते। तो अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत है तो फिर बताइएगा, हम पहले सबसे पहले उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो देन नेक्स्ट वी कैन गो एंड वी कैन डिस्कस। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं वॉइस। अब देखिए, वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बैंकिंग के वेरियस एग्जाम्स, टीसीएस के वेरियस एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। वॉइस इस टॉपिक को डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है वन लाइनर बतौर कि वॉइस चेंज करिएगा या फिर वॉइस आइडेंटिफाई करिए। ऐसे क्वेश्चंस हमको नहीं होते। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स का पैटर्न है। बट हमारा जो, क्योंकि आईबीपीएस पैटर्न है, बैंकिंग के एग्जाम हम दे रहे हैं, तो हमको एग्जाम में बहुत सी बार स्पॉट द एरर और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक पर पूछे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1, फिलर। फिलर कैन बी आस्क्ड, देन spot the error, and the third question would be improve the statement, improvements of statements. Okay, so in these three type of questions, what is going to be asked? We will be asked change the voice. Like if the voice is changed of one question, और the voice का जो structure है वो structure अगर आप लोगों को समझ में आया तो फिर हम बढ़िया से इन सारे तीनों भी क्वेश्चंस को ठीक कर पाएंगे। जैसे फिलर में आपको ऑफकोर्स फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपको ज्यादातर वर्ब के फॉर्म्स इसमें पूछे जाएंगे वॉइस में। उसके बाद स्पॉट द एरर और इम्प्रूवमेंट, ये जो दो टॉपिक है ये आपको स्ट्रक्चर्स पर आ सकते हैं। रेयरली आपको चेंज द वॉइस ऐसा टॉपिक पूछा जा सकता है। देखिए आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस है मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आती है वो बहुत ज्यादा स्कोप में है। तो उसके स्कोप में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं चेंज द वॉइस, बट ये आएगा तो रेयरली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। बट ये क्वेश्चंस तो निश्चित है जिसमें कवरेज ऑफ वॉइस हो सकता है, that can be possible. So for that consideration only we are going to discuss voice part 1 and part 2. अगले सेशन में भी हम पार्ट 2 लेंगे और आज के सेशन में we are going to discuss in a part 1. Okay, shall we go then? मैंने समझाया कि why we are going to discuss this chapter, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अभी आगे बढ़ू, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है? चलो ठीक है। तो सेशन की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले समझेंगे वॉइस होता क्या है। ठीक है, हमने टेंसेस डिस्कस किए बाबा, किए या नहीं? हाँ या ना?
बता दीजिएगा प्लीज। टेंसेस डिस्कस किए हैं? अच्छा, जब हमने टेंसेस डिस्कस किए थे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि टेंसेस जो होते हैं वो टेंसेस के जो वर्ब्स है, मतलब टेंसेस में यूज होने वाले जो वर्ब्स है, वो वर्ब्स के जितने वेरिएशंस होते हैं वही वेरिएशंस टेंसेस के होंगे, राइट। अब इससे रिलेटेड, मतलब यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वॉइस कैसे आ रहा है, वॉइस का रिलेशन इससे क्या है? वॉइस का रिलेशन होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस में होना। जब वर्ब ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में होता है तो हमें को ये पता चलता है कि जो भी वर्ब आपने आया है, मतलब जो भी सेंटेंस में एक्शन हुई है, उस एक्शन का एक पर्टिकुलर इफेक्ट जरूर होगा अगर दिया हुआ है तो। सेंटेंस में अगर मेंशन किया है तो एक पर्टिकुलर एक्शन का एक इफेक्ट होता है, और वही इफेक्ट आपको वॉइस में समझना होता है। मतलब वॉइस में आपको एक दो कंपोनेंट्स समझना बड़ा जरूरी है, एक तो होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या रीजन क्या है, देखो ये समझाएगा हमें वॉइस क्या है, वॉइस होता क्या है। देखो, वॉइस एक ऐसी टर्म है, ध्यान में रखिएगा, वॉइस एक ऐसी टर्म है जिस टर्म में किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाया गया या कोई भी एक्शन परफॉर्म हुई ऐसा मेंशन किया जाएगा। मतलब एक्शन का कंप्लीशन यहां पर बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? कंप्लीशन ऑफ एक्शंस। अब देखो, जब भी कोई भी एक्शन पूरी होती है तो उस एक्शन को करने वाला, उस एक्शन का डूअर कोई तो होगा और उस एक्शन का इफेक्ट कोई तो होगा। समझे आप मेरी बात? तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और इस एक्शन के डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और ये जो एक्शन होती है इसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशन होती है। वो रिलेशन क्या होती है कि एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होगा और एक्शन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट में दिखेगा। एग्जाम्पल बतौर में समझाऊं तो शी मेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती करी है। ठीक है, तो गलती करने वाली कौन है? वो है। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या किया उसने? गलती कर ली है, तो ये क्या हुई? वर्ब। और क्या किया मतलब किया उसने, क्या किया कुछ तो भी, और क्या किया? एक गलती की। तो ये जो गलती है ये ऑब्जेक्ट हुई। ठीक है, अब यहां पर मैं जो समझा रही हूँ वो एक रिलेशन समझा रही हूँ। अब यही रिलेशन वॉइस में कैसे चेंज होता है देखिएगा। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रकार का वॉइस होता है जहां पर एक्शन किसने परफॉर्म की ये बताया जा रहा है। इसने परफॉर्म की ना एक्शन, किसने परफॉर्म की? गलती करने का काम किसका था? इसका था, समझ रहे हो? तो इसको यहाँ पर क्या किया? मेंशन किया। तो वॉइस में हम कभी कभी सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं जब वो एक्शन करता है, या फिर हम वॉइस में एक्शन का सिर्फ कंप्लीजन दिखाते हैं, सब्जेक्ट को नहीं दिखाते। अब जब मुझे एक्शन का कंप्लीजन दिखाना हो तो मैं कहूंगी अ मिस्टेक वॉज मेड, गलती हो गई। अब गलती करवाई गई या गलती की, अब गलती हो गई या गलती करवाई गई, जो भी आप कहो, यहाँ पर किसने गलती की है मुझे नहीं पता है, पर यहाँ पर कंप्लीजन ऑफ एक्शन बता दिया। तो वॉइस होता क्या है? देखो, वॉइस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप वर्ब को शो करोगे, कि जहां पर आप देखोगे कि वर्ब में अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, या फिर वो एक्शन की कंप्लीजन मतलब वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ लिखा। देखो, वॉइस इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows if the subject in a sentence is a doer or the receiver of action। मतलब वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला है या उस एक्शन को रिसीव करने वाला। रिसीव करने वाला मतलब या तो ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट, इसका तालमेल ही वॉइस होता है। इसको आप इग्नोर करो, इसका थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है, ये इसको इग्नोर करो। ठीक है, मैं इसको हटा दूंगी नोट से। तो आपको ये बात समझनी है कि जब भी हम वॉइस को पढ़ेंगे तब आप एक बात ध्यान में रखिए बहुत ही अच्छे से, कि वॉइस हमेशा तीन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये तीनों में जो तालमेल है वो तालमेल क्या है? देखो, सब्जेक्ट वर्ब परफॉर्म करता है और वर्ब का एक्शन का परिणाम जो है, मतलब जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ऑब्जेक्ट पर दिखता है। तो वॉइस में क्या होता है ना,
वॉइस में यही रिलेशन आप मेंशन करोगे। रिलेशन का एक टाइप ऐसा होता है कि जहां पर आप मेंशन करो कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर आप मेंशन करो एक्शन को करवाया जा रहा है या एक्शन कंप्लीट हो गई है। ऐसे दो तरह से आप कभी भी वॉइस को मेंशन कर सकते हो। पहला तरीका होता है सब्जेक्ट एक्शन बताना और दूसरा तरीका होता है कंप्लीजन ऑफ एक्शन बताना। तो जो पहला तरीका है उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट यही किसी एक्शन का डूअर है। और सेकंड तरीका होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब ऑब्जेक्ट ही, मतलब सब्जेक्ट जरूरी है ऑब्जेक्ट जरूरी है, मैं बताती हूँ आपको। देखो बजट वॉज प्रेजेंटेड, और तीसरा शी प्रेजेंटेड द बजट। और यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स यूज किए। पहला एग्जांपल यूज किया है बजट वॉज प्रेजेंटेड और सेकंड एग्जांपल यूज किया है शी प्रेजेंटेड बजट। अब मुझे बताइए कौन से एग्जांपल में हमने सब्जेक्ट को मेंशन किया है? यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि उसने बजट प्रेजेंट किया, उसने बजट प्रेजेंट किया, उसने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया? बजट। और फर्स्ट एग्जांपल कहता है बजट को प्रेजेंट करवाया गया। किसने प्रेजेंट किया वो हमें नहीं बताया। तो जब कोई भी स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस रचना में दिया हुआ होगा उसको हम एक्टिव कहेंगे। क्यों? उसमें सब्जेक्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डूअर। और जब भी किसी स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट की शुरुआत करेगा तो फिर उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताना जरूरी होता है। समझ रहे हैं? हाँ जी बेटा, हेलो। बहुत सी बार हम ऐसा कहते हैं ना, बहुत सी बार देखिए आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने वाली मैं हूँ, मतलब सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किया हुआ है। सब्जेक्ट मेंशन हो गया दैट मीन्स एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। और अगर मैंने कहा कि दे वर पनिश्ड, अब दे वर पनिश्ड का मीनिंग हमें क्या समझेगा कि उन्होंने पनिश नहीं किया, उनको पनिश करवाया। उनको पनिश करवाया मतलब किसी ने तो पनिश उनको किया है, समझे? अब किसने किया हमको नहीं पता। तो आपको ना सिंपल करते हो मैं दो तीन चीजें लिख के देती हूँ, एक बार ध्यान में रखिएगा। जब किसी सेंटेंस में इंपॉर्टेंट हो सब्जेक्ट को बताना, सब्जेक्ट को बताना, किसको बताना इंपॉर्टेंट हो? सब्जेक्ट बताना इंपॉर्टेंट हो कि सेंटेंस में काम किसने किया है, ये बताना जब इंपॉर्टेंट हो तब हम कहेंगे उसको एक्टिव वॉइस। पर जब किसी सेंटेंस में एक्शन का कंप्लीजन ही इंपॉर्टेंट हो, जैसे देखो आपने काम किया ये मुझे नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि काम हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर फिर पैसिव वॉइस होता है। तो जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो दैट इज एक्टिव वॉइस, जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो दैट इज पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो मतलब एक्शन का कंप्लीशन इंपॉर्टेंट हो दैट इज पैसिव वॉइस, और जब एक्शन किसने परफॉर्म की ये इंपॉर्टेंट हो दैट इज एक्टिव वॉइस। तो ये बातें मैं और कंटिन्यू करने वाली हूँ आगे, आप बस ध्यान दीजिए। जैसे आप ध्यान दे रहे हो ना बढ़िया से, वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है? अब देखिए ये जो चार्ट है इस चार्ट की बात करते हैं। एक्टिव और पैसिव, इसका डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ऐसा होता है कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में जो एक्शन है
वो एक्शन हमेशा सब्जेक्ट परफॉर्म कराता है, और ये मेंशन किया होता है। पर जो रचना होती है ना बाबा पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कभी भी ये मेंशन नहीं किया जाता कि सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है या वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा ही परफॉर्म करवाया गया है। आपको बस बता दिया जाता है कि काम हो चुका है। जैसे देखो, मैंने काम किया, और मैंने कहा काम हो गया, बस इसी तरह के दोनों स्टेटमेंट है। जब मैं कहूंगी मैंने काम किया, मतलब वहां मुझे ये बताना जरूरी है कि जो भी एक्शन हुई है उस एक्शन को परफॉर्म किसने किया, मतलब मैंने किया। और जब मैंने कह दिया कि काम हो गया, तो काम हो गया मतलब आपको सिर्फ काम से मतलब है, किसने किया वो पता नहीं, वो जरूरी नहीं है। तो जब आप कहोगे मैंने काम किया, तो ये वॉइस हुआ एक्टिव वॉइस। और जब आप कहोगे काम हो गया, तो इसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। और यही अंतर होता है एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव वॉइस सारे टेंसेस का हो सकता है, मतलब जितने भी 12 टेंसेस है ये पूरे के पूरे एक्टिव वॉइस में ही होता है। पर पैसिव वॉइस ये सारे टेंसेस में नहीं होगा। ये टोटल 8 टेंसेस में ही पैसिव वॉइस का चेंज किया जाता है या फिर उसको रखा जाएगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब के सारे वर्ब फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 सारे फॉर्म्स। पर पैसिव वॉइस में वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म दिया होता है। ठीक है, ओके। अब ये जो एक्टिव और पैसिव है इसका कन्वर्जन कैसे होता है, पहले तो ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजें देखेंगे। कन्वर्जन कैसे होता है, देखो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे आकाश कॉल्ड सुमिता। आकाश ने किसको कॉल किया, सुमिता को कॉल किया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आकाश, वर्ब है कॉल, एंड सुमिता हुई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचान पाओगे क्या? मैं ये समझ लूं कि आप सभी लोग ऑब्जेक्ट पहचान पाओगे इजीली? हाँ जी बेटा, ऑब्जेक्ट पहचान पाओगे? बताओ जरा, जवाब दो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं, बट ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे? ऑब्जेक्ट ये वर्ब के बाद होता है हमेशा। कैसे पहचानोगे? वर्ब को आप दो सवाल करो, एक तो करो व्हाट और एक तो करो whom, और जो आपको जवाब मिलेगा वो मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है तो इस ट्रिक को अप्लाई कर लीजिएगा। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है ऑब्जेक्ट को आप दो सवाल करो, एक करो व्हाट या whom, आपको जिस भी सवाल से जवाब मिल जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट है। कभी कभी दोनों भी सवालों से जवाब नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी कभी दोनों सवालों से जवाब मिल गया तो दो ऑब्जेक्ट है। जैसे देखो, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। शी हेल्प्ड मी, शी वेंट टू हॉस्पिटल। ठीक है, शी गेव मी अ बुक। अब यहाँ हम ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट है ना या नहीं है, या फिर है तो कितने हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट है, कह रहा है शी हेल्प मी, मदद किसने की? उसने की। किसकी की? मेरी। तो whom का जवाब हमें मिल गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस में शी वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ ऑब्जेक्ट है या नहीं है? आप वर्ब के बाद जो भी आ जाए उसको सवाल पूछो, क्या या किसको, जवाब मिले तो है ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं है। तो शी वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ऑब्जेक्ट। और तीसरा, शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दी। उसने किसको बुक दी? मुझे। क्या दिया उसने? बुक दिया। मतलब यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। मतलब एक सेंटेंस में दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, या किसी सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। और जब मुझे वॉइस के चेंजेस करने हैं तो मुझे वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना जरूरी होता है। तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, इस बात को आप समझ पाए?
प्लीज जवाब दीजिए। ओके, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात मैंने बताने की कोशिश की है, शायद आप तक पहुंच गई। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा बाबा, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हम क्या देख रहे हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन कैसे करेंगे। देखो, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर यही होगी हमेशा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर हम काफी टाइम से कर रहे हैं। उसको अगर आप पैसिव वॉइस करना है तो क्या करो ना, ये जो आखिरी में दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इसको सामने ले लो, और जो शुरुआत में दिख रहा है सब्जेक्ट, इसको एंड में कर दो। समझे या नहीं? देखो, शुरुआत में जो सब्जेक्ट है इसको आखिरी कर दो, और जो एंड में ऑब्जेक्ट है इसको सामने कर दो, और बीच में जो वर्ब है उसको क्या करोगे, बीच में वर्ब के दो हिस्से करना। पहले आप कोई भी सपोर्टिव वर्ब लगाओ अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर उसके बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है। अब वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है मतलब क्या, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। पैसिव वॉइस में वर्ब सिर्फ थर्ड फॉर्म में होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में ही होता है। कौन से फॉर्म में होता है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में, ओनली एंड ओनली थर्ड फॉर्म। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। आपको ये बात देखनी है कि आप पैसिव वॉइस में कभी भी दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, ये वर्ब का फॉर्म ना लिखो। तो अभी चलो इसको चेंज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख लो, सामने लिख लिया सुमिता। सपोर्टिव वर्ब क्या आएगा सुमिता के साथ, डिसाइड करेगा वर्ब कौन सा है यहाँ पर, कॉल्ड है। कॉल्ड मतलब पास्ट है, पास्ट के लिए सपोर्टिव वर्ब हम लेंगे वॉज या वर। सुमिता सिंगुलर है इसलिए हम लेंगे वॉज। सुमिता वॉज कॉल्ड बाय आकाश। सुमिता वॉज कॉल्ड बाय आकाश, ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में वर्ब सारे फॉर्म्स में होता है, वर्ब के ऑल फॉर्म्स होते हैं, और पैसिव वॉइस में वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म दिया होता है, और इसी वजह से सारे टेंसेस नहीं बन पाते। तो चलो, ये मैंने क्या कर दिया, आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझाने की कोशिश कर दी है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर कैसे स्ट्रक्चर्स दी होती है। अब क्या है ना, आपको एरर स्पॉट करनी है। अब आपको एरर स्पॉट करने के लिए डायरेक्टली सारी चीजें ही समझनी है, जो चीजें हम एक रेगुलर ऐसी बैच में पढ़ाते हैं जिनमें वॉइस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। आपको तो एरर स्पॉटिंग करनी है या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस करनी है, आपको डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बट इंप्रूवमेंट के लिए भी ये सब चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, वो मैं समझाऊंगी धीरे धीरे कैसे होगा। चलो, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है भैया यहाँ पर? अब इसके बाद ना, इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात दोबारा आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करूंगी, ध्यान दीजिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि एक्टिव वॉइस ये सारे टेंसेस में हो सकता है, पर पैसिव वॉइस ये कुछ टेंसेस में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक एरर आपकी आ सकती है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि कौन से पार्ट्स में या कौन से टेंसेस में हम पैसिव वॉइस को नहीं लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लो फिर पैसिव वॉइस होता क्या है, और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। यार ये मतलब हम डिजाइन पे ही जाते हैं और करते हैं इसको डिजाइन पर।
किसी भी सेंटेंस को अगर पैसिव में लिखा हुआ है, ये मैं कैसे पहचानूंगी? ठीक है, अगर पैसिव में लिखा है ये मैं कैसे पहचानूंगी? देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस, किसी सेंटेंस में पैसिव दिया है वो मैं कैसे पहचानूंगी? देखो, एक्टिव तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम तब से पढ़ रहे हैं जब से हमने ग्रामर स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बट पैसिव का स्ट्रक्चर हमें नहीं समझ में आता है, तो पैसिव में समझा रही हूँ। देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर सपोर्टिव वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म दिख जाए तो फिर आप उसको पैसिव समझ लीजिएगा। जैसे देखो, किसी भी सेंटेंस में टू बीज के फॉर्म्स के बाद, टू बीज फॉर्म्स के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिख जाए तो उस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है ये कंसिडर कर लीजिएगा। बहुत ही जरूरी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ध्यान में रखिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। जैसे देखो, टू बीज के फॉर्म्स कैसे होते हैं मैम, कौन से टू बीज के फॉर्म्स होते हैं? चलो मैं वो भी लिख देती हूँ। टू बीज के फॉर्म्स होते हैं बाबा, एम, इज, आर, वॉज, वर, उसके साथ बी, बिन और बिंग। अगर आप इतने सपोर्टिव वर्ब्स के साथ कभी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म देख पाते हो तो 110% वो स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस ही होगी। उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को यूज किया गया होगा, दैट्स फॉर श्योर। आज के सेंटेंस में आप लोगों को आज का सेशन जो है वो यही होगा, टेक्निकल सेशन है, बहुत ही टेक्निकलिटीज, लॉजिक नहीं लगेंगे, आपका रीडिंग कोई काम में नहीं आएगा। यहाँ पर टोटली ग्रामर है और ये ग्रामर का सीक्वेंस है। मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगी तो शायद आप लोग और इजीली समझ पाओ। जैसे शी वॉज हेल्प्ड बाय अस, उसके बाद पेशेंट्स आर ट्रीटेड, वी हैव बिन टॉर्चर्ड हियर। बताओ जरा, कौन से वाले में पैसिव वॉइस है या नहीं है? आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने आपको सारे जवाब ऑलरेडी दे दिए हैं। आपको अगर एमिजार, वॉजवर, बी, बिंग और बिन के बाद अगर कभी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस बात कि वहां पर पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर 100% दी हुई है। तो सारे एग्जांपल्स में पैसिव वॉइस दी हुई है। हाउ टू आइडेंटिफाई चाहिए ना, यहाँ पर मैंने हाउ टू लिख दिया बस। समझे? अरे भाई जवाब दे दो, हेलो। ठीक है भैया, ओके। तो ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है और ये भी पैसिव वॉइस है। कैसे? यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख रहा है, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, और बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है। अगर आप एमिजर, वॉजवर या हैव या वॉजवर या बी, बिन और बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देख पा रहे हो, दैट मीन सब में पैसिव वॉइस है। वॉज थर्ड फॉर्म ये सिर्फ पैसिव वॉइस में होता है, अगर ऐसी रचना नहीं है तो वो एक्टिव है। सारे तीन, हाँ, फर्स्ट एंड दो में है, थर्ड में भी तो है ना श्रद्धा, थर्ड में भी है। वी हैव बिन टॉर्चर्ड हियर, मतलब हमको टॉर्चर करवाया जा रहा है। बिन, देखिए बेटा देखिए, बिन के बाद भी तो वी थ्री दिख रहा है ना श्रद्धा? हाँ जी, ओके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ दोबारा, ताकि आप लोग फिर से समझ पाओ कि वॉइस है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा वाला है। ठीक है, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कौन से सेंटेंस में वॉइस दी हुई है ये आपको पहचानना है, या फिर पैसिव वॉइस दी हुई है ये आपको पहचानना है।
ओके। कहाँ पर फंसे यार, क्वेश्चन तो आ जाए ना ऐसा। वेयर इज दैट क्वेश्चन? ठीक है चलो बताओ, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सेंटेंसेस में विच वन इज नॉट पैसिव वॉइस? कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है? वेरी गुड, वी गॉट अ प्राइज। अब हमको प्राइज मिला, फर्स्ट की बात सुधा। शी वाज बीइंग इंस्टिगेटेड, उसको इंस्टिगेट करवाया, इंस्टिगेट मतलब भड़काना। इंस्टिगेट किसी को भड़काया जा रहा था, उसको भड़काया जा रहा था। इंतजार आर तो आपको एमिजार हैज बीन, सॉरी एमिजार was was या बीन और बीन के बाद अगर का तीसरा फॉर्म दिख जाए तो आप तुरंत समझेगा कि वहां पर पैसिव वॉइस दिया हुआ है, वरना फिर ऐसे एग्जांपल्स एक्टिव नहीं होते। ओके समझे? वी गॉट अ प्राइज, इसमें एक्टिव वॉइस है। शी वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड पैसिव वॉइस है। स्कीम्स आर लॉन्च्ड पैसिव वॉइस है। हाँ जी। ओके देखिए सभी को समझ तो रहा है ना, सभी को समझ तो रहा है ना कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं रहा है। देखिए ऐसा हो सकता है नया टॉपिक है, शायद टॉपिक को समझाने का मेरा तरीका अलग होगा, आपको नहीं समझ आया होगा, प्लीज मुझे बताइए ताकि क्लास में और भी बेहतर आपको समझा पाऊँ। ठीक है ओके, चलिए तो फिर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है ना कि ये हमने देखा ना, हमने क्या देखा, हमने देखा जब हम एक्टिव टू पैसिव करते तो जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको शुरुआत में ले लेते हैं, शुरुआत में जो सब्जेक्ट होता है उसको एंड में ले लेते हैं, और बीच में जो वर्ब होता है उसको सपोर्टिव वर्ब प्लस V3 कर देते हैं। मतलब जब भी हमें वर्ब लिखनी होती है तो हमको सपोर्टिव वर्ब यूज करना होता है ना वहां पर, वर्ब 3 की। तो कौन से सपोर्टिव वर्ब्स होंगे? एज, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिन। अब इसमें से कौन सा सपोर्टिव वर्ब हमको ऐड करना है ये हमें नहीं पता चलेगा। तो मैं आपको एक चार्ट दे दूंगी, बट चार्ट से पहले हम सारे फिर जो टेंसेस है वो टेंसेस भी पढ़ लेंगे पहले। चलो आई एम गोइंग टू शेयर कि अभी एक्टिव वॉइस कितने टेंसेस में होता है और पैसिव कितने टेंसेस में नहीं होता है। अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? स्टिल आई एम नॉट ऑडिबल? देखो एक्टिव वॉइस जितने 12 टेंसेस देखे थे ना हमने, कौन से
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर सारे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये जब 12 टेंसेस हमने देख लिए थे, ये 12 के 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस ही होते हैं ओरिजिनली, वो बेस फॉर्म में उनका एक्टिव वॉइस होता है। बट फिर पासिव वॉइस में कौन से टेंसेस रहेंगे नहीं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पासिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर हो सकता है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, तो एक टेंस कौन सा नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब पैसिव वॉइस में होता ही नहीं है वो। और तीसरा होगा परफेक्ट। देखो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ये बिल्कुल हो जाएगा, बट एक चौथा कैटेगरी है, कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वो कैटेगरी कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं दिखेगा। मतलब देख लो, मैं जरा यहां लिख देती हूँ। सबसे पहला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब वो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, विल बी प्लस V4। ये एक्टिव में ही होता है हमेशा, इसको कभी भी पैसिव में नहीं लिखा जाता। और फिर इसके अलावा जो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थे, उसमें भी कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होता, जिसमें हैव बीन प्लस V4 दिया है ना, ये सिर्फ एक्टिव में ही होता है। ठीक है, इनको आप पैसिव कभी भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों, देखो इसमें ऑलरेडी बी फॉर्म दिया हुआ होता है ना, तो इसको पैसिव में करोगे तो दोबारा बी कैसे लोगे, इसलिए फिर यहाँ पर ये देखो, ये तीन हो गए ना, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस जुड़ गया, मतलब ये तीन और एक चार, मतलब 12 में से 4 निकले। सिर्फ 8 ही टेंसेस है जो कि पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो मैंने लिखी हुई कैटेगरी, इन कैटेगरी में पैसिव वॉइस का कन्वर्जन नहीं होता है। पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। कौन कौन, ये ऊपर दिए हुए जितने भी टेंसेस आपको दिए हैं ये सारे। बहुत सी बार तो कुछ बैचेस में, एग्री के कुछ बैचेस में वॉइस करवाएंगे भी नहीं, ये सोच करके वॉइस आता नहीं है। देखो गारंटी हम किसी भी टॉपिक की नहीं दे सकते। आपको जितना टॉपिक स्पॉट द एरर या इंप्रूवमेंट में आ सकता है उतना टॉपिक तो आपको है ही। देखा जाए तो वॉइस डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है, बट स्पॉट द एरर और इंप्रूवमेंट में आपके मॉक्स में और आपके PYQs में भी मैंने देखा हुआ है, इसलिए फिर हम इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ओके डन फिर, है ना। अब जब हम ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूलाज को कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, तो क्या करते हैं, देखो सब्जेक्ट जो शुरुआत में था उसको एंड में लिखते हैं, जो एंड में ऑब्जेक्ट था उसको स्टार्ट में लिखते हैं, सपोर्टिव वर्ब V3 लिख देते हैं और खत्म करते हैं। अब क्या हो रहा है ना, जब ये शुरुआत में सब्जेक्ट है और वो जब एंड में जाएगा तो वो चेंज हो सकता है। देखो जो शुरुआत में सब्जेक्ट होता है उसको एंड में डाल रहे हो आप, कब, जब आप वॉइस चेंज कर रहे हो, और जो एंड में ऑब्जेक्ट था उसको स्टार्ट में ले रहे हो, तो कुछ तो चेंजेस होंगे ना। तो वो कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे देखिएगा, देखिएगा यहाँ अगर आई हो और उसको अगर आप वर्ब के बाद भेज रहे हो तो वो मी हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ अगर ऑलरेडी मी दिया हो और उसको वर्ब से पहले लिख रहे हो तो उसका आई हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे। हमने किया है ना इसको, इसको प्रोनाउन में किया है कि प्रोनाउन में जो भी वो जो क्या कहेंगे भाई, प्रोनाउन जो भी वर्ब के पहले आ जाते हैं उनको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है, और वो कुछ इस तरह लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाएंगे, कुछ इस तरह, जैसे सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, शी, इट, देयर,
उनको जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं करना है, बट इनको जब आप लास्ट में भेजोगे वर्ब के बाद तो ये ऐसे दिखेंगे, और ये अगर वर्ब के बाद ऐसे है और उनको आप वर्ब से पहले लिखोगे तो वो ऐसे आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। अब मैं ना आपको एक चार्ट बताती हूँ, उस चार्ट को पढ़ लो और सारी चीजें कवर हो जाएगी फिर आपकी। अब चार्ट है सपोर्टिव वर्ब्स का, अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो सपोर्टिव वर्ब्स का यूसेज कैसे होगा इस पर मैं चार्ट आपको दे दूंगी। देखो, मैं अभी 2 कॉलम बनाने वाली हूँ। एक कॉलम रहेगा एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वाला कॉलम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस में अगर कुछ वर्ब्स दिए हैं तो पैसिव वॉइस में उनको कैसे चेंज किया जाएगा। देखो बेटा, देखो अभी ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट प्लस V1 दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट प्लस एम, इज या आर के बाद V3 लिखकर उसको बाय लिखकर सब्जेक्ट से क्लोज करना है। ठीक है, ये हम हमेशा करते हैं हम हमेशा। जैसे शी मेक्स अ क्राफ्ट, वो एक क्राफ्ट बनाती है। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, इसका मुझे वॉइस चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, अ क्राफ्ट। अब मेक्स है, मेक्स के लिए मुझे सपोर्टिव वर्ब्स लेने पड़ेंगे। सपोर्टिव वर्ब्स की ऑप्शन है मेरे पास एम, इज या आर। तो मैं कौन सा सपोर्टिव वर्ब लूंगी, सिंगुलर के लिए सिंगुलर, अ क्राफ्ट इज, मेक का V3 होगा मेड, बाय, शी का हो जाएगा हर, अ क्राफ्ट इज मेड बाय हर। समझे आप मेरी बात। तो हम किस तरह से वॉइस को चेंज करते हैं ये आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मिक्स मतलब V1 है, मतलब बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म के लिए हम एमिजार लेते हैं और ऑब्जेक्ट सामने और सब्जेक्ट पीछे। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैंने इस V1 को हटाकर मैंने V2 कर दिया, सोचिए जरा, V2 मतलब यहाँ पर जो मेक्स लिखा इसको अगर मैंने मेड कर दिया तो अभी ये बिल्कुल सारी चीजें पास्ट की हो जाएगी या नहीं, बोलो हाँ या ना, हो जाएगी। अब ये पास्ट हो जाएगी तो मुझे यहाँ से इज हटाना पड़ेगा और इसका वॉइस कर देना होगा। अब ये क्या हुई बात, ये बात क्या हुई, तो ये बात ऐसी है कि समझिएगा, एक्टिव टू पैसिव जब भी हम चेंजेस करते हैं तो हम मुख्य वर्ब को देखते हैं। अगर आपको कभी पैसिव पर क्वेश्चन आ गया कि भाई दिए हुए क्वेश्चन को कैसे पैसिव, सही सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ऐसा कुछ तो आपको दे दिया, तो अब ध्यान में रखिएगा ये बड़ा जरूरी है। अगर आपने ये इस पे कमांड ले ली कि भाई कौन से वर्ब के साथ किस सपोर्टिव वर्ब का यूज होगा, तो समझो आपने वॉइस खत्म कर दिया, वहां पर आपको वॉइस पूरी तरह से समझ चुका है अगर आपने वर्ब पे कमांड ली। तो उसी के सहारे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। देखो, अभी मैं डायरेक्टली ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आपको चार्ट्स दे देने वाली हूँ, वो ताकि आपको चार्ट्स रेफर करके सब कुछ समझ आए। देखो, इतना डिटेलिंग वॉइस तो हमें नहीं करना है, आपको मैं जो चार्ट्स बताऊंगी उससे बस देख लो। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की पहली फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में सपोर्टिव वर्ब एम, इज, आर को लिखकर वर्ब को थर्ड फॉर्म दे दीजिएगा। क्योंकि देखो, एक बात तो कॉमन होती है, पैसिव वॉइस में वर्ब, मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिया हुआ होगा, ये तो कॉमन है, इसके साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं होगी। अब फिर अब और काम आसान हो गया। अब क्या देखना आपको, बस ये 2 चीजें, V1 है तो आमिजाब देखना है, V2 है तो वॉज वर देखना है। हाँ जी, अगर हैव या हैज दिया हुआ है ऑलरेडी, और देखो पास्ट एक्टिव में तो परफेक्ट में होता है ना V3, तो उसका पैसिव क्या करना है, देखो V3 का V3 होगा, बस हैव या हैज को जैसे है वैसे ही लिखकर आपको उसके बाद
बिन ऐड करना होगा। क्या ऐड करोगे? बिन, बिन। और वही अगर हैड दिया हुआ है V3 के साथ एक्टिव में, तो पैसिव में हैड का हैड ही कर दो और बस उसके बाद बिन लिख देना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। उसके बाद अब देखो, अगर एक्टिव वॉइस में V4 दिया हुआ है, एम, इज, आर के साथ, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, तो आप पैसिव में क्या करोगे ना, इस एम इज आर को सेम एज लिखो और उसके बाद बिंग लिखो, बिंग, और बिंग लिखकर वर्ब को थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा। आप देखो थर्ड फॉर्म तो कॉमन है। और अगर इधर वॉज या वर दिया है और उसके बाद V4 दिया हुआ है, तो आप पैसिव कर कर वॉज या वर करिएगा और वॉज या वर के बाद बिंग लिखिएगा, बिंग, और फिर खत्म कहानी। क्योंकि आपको क्या करना है, ये जो V4 फॉर्म्स है उनको V3 करना है, ये जो V3 है इनको सेम रखना है, इस V2 को V3 करना है, इस V1 को V3 करना है। तो ये जो आप चेंजेस कर रहे हो ना, कहीं बिन लगा रहे हो, कहीं बिंग लगा रहे हो, ये सारे चेंजेस इसी की वजह से होने वाले। ठीक है। और देखो, और अगर एक्टिव वॉइस में किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया हुआ है, शैल, विल, वे, शैल, विल, कुड, मे, माइट वगैरह वगैरह, उसके बाद तो V1 ही दिया हुआ रहेगा, तो आप उसका पैसिव जरूर करोगे। उसका पैसिव करते वक्त सेम मॉडल को कैरी कर कर उसके बाद बी लिख दीजिएगा, बी, और फिर V3 तो आपको लगाना है। चलो बढ़िया से मुझे बताओ, ये समझ आ रही है बात, या फिर आपने नोट डाउन किया है, या फिर इसमें कोई दिक्कत है? इन 2-3 सवालों का जवाब मुझे अच्छे से देने की कोशिश करो। कोई जवाब? अच्छा, कोई सवाल? कोई जवाब नहीं तो कोई सवाल तो पूछ लो। चलो, शुभम, श्रद्धा, 2 स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है। बाकी स्टूडेंट्स सो गए क्या? देखिए, टॉपिक आपको, आप अगर देखोगे PYQs में डायरेक्टली टॉपिक नहीं मिलेगा, बट ये टॉपिक जरूरी है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते? हम तो क्वेश्चन ही सॉल्व करते ना अभी तक। हाँ, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगी। आप बस ये चार्ट को रेफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिए, ताकि आपको सारे एग्जाम्पल्स में हर एक वैरायटी में करवाओ। हाँ जी, चल बहुत अच्छा। ठीक है, इसको मैं अभी मिटा रही हूँ, यहाँ से स्क्रीन से इसको मिटा रही हूँ, ताकि आप जाकर फिर एक बार रेफर कर सको। देखो, थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगी। V3 का V3 अगर आपको रखना है तो आपको बीम यूज करना होगा, और अगर V4 का V3 करना है तो आपको बिंग यूज करना होगा। मॉडल का करना है तो मॉडल के साथ बी यूज करना होगा। चल, अभी मेरे पास है ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन। सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से चेंज किया जाएगा? देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। जैसे देखिएगा, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन इंडिया, तो ये आपके पास एक्टिव वॉइस आई है। हाँ, एक एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी जरूर। यहाँ पर क्या है, सिगरेट स्मोकिंग कॉज करता है, मतलब कुछ तो हो रहा है उसके वजह से। 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन इंडिया सिगरेट स्मोकिंग के वजह से होती है, मतलब यही करवाता है। अब क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव करते वक्त ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब को पूछो क्या आया जवाब, 2 मिलियन डेथ्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, 2 मिलियन डेथ्स। ठीक है,
वर्ब देख लो भाई, वर्ब है कॉजेज, मतलब V1 है, V1 के लिए am is are यूज करेंगे। 2 million deaths are caused by cigarette smoking in India। ओके, अब मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। चलो, फर्स्ट एग्जांपल है मिस्टर मेहता मैनेजेस अ बिग इंडस्ट्रियल एम्पायर। मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? मिस्टर मेहता। सब्जेक्ट दी हुई है, मतलब एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव करना है। पैसिव करते वक्त हम कैसे करेंगे देखो जरा। ऑब्जेक्ट पहचानो सबसे पहले। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा ये, तो हमने इसको कैरी करना है। मैं लिखूंगी अ बिग इंडस्ट्रियल एम्पायर, हाँ जी, इज मैनेज्ड बाय मिस्टर मेहता। अब ये जो मिस्टर मेहता है, इनके लिए मैंने मैनेज्ड क्यों लिखा? देखो, इज मैनेज्ड आप क्यों लिख रहे हो? देखो, आपको एनीवे V3 तो यूज करना ही है, मतलब वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज तो करना ही है एनीवे, वो कोई भी वे हो। पर अब देखो, V1 है तो सपोर्टिव आपने इज लगा दिया, V2 होता तो वॉज लगा दिया होता। समझे? चलो, अभी तो V1 ही हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। अब आ गए V2 वाला एग्जाम्पल, देखते V2 वाला। अच्छा ठीक है, कंटिन्यूस है ना हमारे पास पहले। अच्छा ठीक है, V2 देख लो। अगर किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो फिर हम क्या करते हैं? हम सेकेंड फॉर्म के लिए वॉज वर यूज करते हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद वॉज वर यूज करो। वॉज वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर बाय लिख कर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। जैसे द ऑडियंस अपलॉडेड द डांस परफॉर्मेंस, so the dance performance was applauded by the audience, was applauded by the audience। ठीक है, सिंपल पास्ट। उसके बाद देखो कंटिन्यूस लेते हैं, कंटिन्यूस। जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी एम इज आर प्लस V4। उसको पैसिव में आपको करना है, तो एम इज आर को सेम लिखो, फिर बिंग लिख लो, फिर V3 लिखो। जैसे रोहन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन हिज बाइक। इज परफॉर्मिंग दे दिया, कौन परफॉर्म कर रहा है? रोहन। तो आपने क्या लिखना है? पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज बिंग परफॉर्म्ड बाय रोहन ऑन हिज बाइक। यादव जी, I'll just tell you some examples. I'll just discuss some examples with you. First example, a big नहीं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, सॉरी, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ऐसा दिया हुआ है, डायरेक्शंस नहीं। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिस्कसिंग द मैटर्स इन डिटेल्स, इसको ठीक करता है, इसका पैसिव वॉइस करता है। देखो, ऑब्जेक्ट क्या है बताइएगा जरा, आप भी कोशिश करिए यार पैसिव वॉइस का कन्वर्जन करने की। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैटर्स। तो मैटर्स है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख लिया द मैटर्स। ठीक है, इज है मतलब प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे इसके लिए आर, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए द मैटर्स आर। आप क्या यूज करो डिस्कसिंग के लिए? बिंग डिस्कस्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। BOD मतलब शॉर्ट में लिख दिया मैंने बस थोड़ी देर के लिए।
द मैटर्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत अच्छे मैम, जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है उस कंडीशन में आप बस थर्ड फॉर्म कर लीजिए। जैसे टेकन है, टुक और टेकन ये डिफरेंट है, बट टॉक्ड है टॉक्ड, या डिस्क्राइब्ड है तो डिस्क्राइब डिस्क्राइब तो साथ में ही होगा, तो आप टेंशन ना लो उतना, आप बस कर दो V3। वहां पे क्या करोगे ना, अगले को समझ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, अब देखो जैसे लुक्ड, लुक नहीं चाहिए, ये लूटेड चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब ये जो वॉइस आप चेंज कर रहे हो ये एक्टिव टू पैसिव कर रहे हो ना। अभी हम पैसिव टू एक्टिव भी सीखेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। सीखना क्या है, बस प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस ही है मतलब देखो, बीइंग प्लस V3 दिया हुआ है, मुझे बीइंग अगर दिख जाए तो मतलब मैं समझ जाऊं कि भाई कंटिन्यूस है यहाँ पर। तो इसको कैसे करूं, देखो, मेनी व्हीकल्स आर बीइंग लूटेड एंड बर्न्ड बाय एजिटेटर्स एंड हुलिगन्स। इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसका मुझे एक्टिव करना है। तो एक्टिव करना है, मुझे पहचानना होगा किस टेंस को यूज करना है। देखो बीइंग यूज किया मतलब कंटिन्यूस होगा, मतलब मुझे V4 यूज करना है अभी। और आर यूज किया तो मैं समझ गई प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो पहले मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगी, सब्जेक्ट क्या है वो देखो उधर दे दिए, मैं लिख रही हूँ द एजिटेटर्स एंड हुलिगन्स, एंड हुलिगन्स प्लूरल है, आर लूटिंग एंड बर्निंग, लूटिंग एंड बर्निंग मेनी व्हीकल्स। ठीक है, ओके। अब ये क्या थी, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस की, इसकी क्या करना है हमको, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। तो यहां पर हमने क्या किया, चीजों को रिवर्स किया। मेरी व्हीकल्स आर बिंग, अब बिंग मुझे समझ गया तो मैं समझ गई बिल्कुल कि यहाँ पर V4 दी हुई है। ठीक है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा। चलो, अगर पास्ट परफेक्ट दे दी तो, चलो प्रेजेंट परफेक्ट तो हम समझ पा रहे हैं, बट पास्ट परफेक्ट टेंस दे दी तो, पास्ट परफेक्ट दे दी, देख लो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस V4 होगा, पास्ट कंटिन्यूस, हम सॉरी, वॉज वर्ब प्लस V4 होगा। उसको पैसिव करना है तो क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट सामने लिखकर वॉज वर्ब को सेम कैरी करना है, बस V4 को V3 करने के लिए आपको बिंग लगाना होगा। समझ रहे आप, देखो अच्छा, ये सभी हो रहे क्या, क्या हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ज वर्ब दी हुई है V4 के साथ, हम क्या करेंगे, वर्ज वर्ब को कैरी करेंगे, V4 को V3 करने के लिए हम बींग लगा देंगे। समझे आप, जैसे सम गर्ल्स वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, है ना, तो वर हेल्पिंग मतलब हेल्प कर रही थी। ठीक है, अब वो हेल्प कर रही थी, हाँ टेक्नोलॉजी, यस, हेल्प कर रही थी, वर हेल्पिंग। मुझे क्या यूज करनी है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द वुंडेड मैन, वुंडेड मैन मतलब जख्मी लोग, वुंडेड मतलब जख्मी होता है, वुंडेड मैन वर बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स, खत्म कहानी। ठीक है, चलो बताओ जरा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है, समझ रहे हैं भाई साहब, बता दो।
भगवान के जैसे बैठ गए हो आप क्लास में आज। भगवान कैसे बैठते हैं, बात करते हैं क्या भगवान, वैसे बैठ गए। आप समझाओ बस, पूछो मत हमें कुछ। Peacocks were eating all my flower plants in afternoon day. तो peacocks were eating दिया है, आपको क्या रखना है। देखो आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, आपको शायद वहां पर थोड़ा सा क्लू लग जाए। एक सेकेंड, आई एम गोइंग टू, कुछ क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ, शायद आपको कुछ क्वेश्चंस में दे पाओ। अच्छा ठीक है, देखो क्या दिया, बाबूराव पेंटर हैज पेंटेड दिस पिक्चर। ठीक है, अब आपको क्या बताया है, हैव हैज हो, तो आपको हैव हैज हैड लिखना है। बट आपको मतलब देखो, जवाब देके देखो आता है जवाब या नहीं। बहुत बढ़िया, देखिए आ रहे हैं जवाब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। वेरी गुड। देखो हैज अगर दिया हो तो आपको क्या ढूंढना है, हैव हैज बिन ढूंढना है। बिन, आपको बिन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ए गया और बी कैंसिल। डी में हैड दे दिया, हैड मतलब अभी प्रेजेंट को पास नहीं ना करते हम, टेंस को सेम रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होना चाहिए। अंकुश, रीमा, ओम प्रकाश, हेमा, श्रद्धा चौहान, सभी का जवाब बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छे से आप लोग देखो मतलब समझ रहे हो, ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा ये पैसिव टू एक्टिव है, पहले ये देख लो। वेरी गुड। ब्रॉट सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के लिए क्या ढूंढोगे, वॉज या वर्ड ढूंढोगे। वॉज या वर्ड ढूंढने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा तुरंत। यहाँ पर हैड बिन दिया, कैंसिल, हैड बिन दिया, कैंसिल, वॉज दे दिया बट टू बी क्यों दिया है ना, गलत किया। ऑप्शन नंबर बी ओनली योर आंसर। समझे, देखो कितना इतना इजी है या नहीं इजी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए सभी का जवाब 100% एक्यूरेसी है हमारे क्लास में, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है,
हो सकता है, बट आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। दिस प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू बायर्स, मतलब क्या है, पहले तो पहचानो कि वॉइस कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्टिव स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू द अबव स्ट्रक्चर। ऊपर दिए स्ट्रक्चर का एक्टिव स्ट्रक्चर बताइएगा, मतलब पैसिव टू एक्टिव करना है। तो जहां पर इज प्लस V3 दिया हुआ हो उसका आप एक्टिव में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करोगे, ये अगर आपने लॉजिक लगा लिया तो स्टिल आपका जवाब आ सकता है। ठीक है, देख रहे हैं आप क्या जवाब देते हो। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो आराम से सोचो, अभी आराम से सोचो। देखो यहाँ पर क्या है, वी दिस प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड, इज मतलब प्रेजेंट होना चाहिए। वी ऑब्जेक्ट दिस प्रपोजल, दिस है तो आपने दीज नहीं करना है, मतलब आप कुछ गलत नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे। अगेन दिस प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड, आपने इसको पैसिव को पैसिव ही बनाया, तो ये भी गलत हुआ, हमें एक्टिव चाहिए। वी ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल इज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन, ये क्या बदतमीजी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या, नहीं, तो अगेन योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, देखो वाह वाह वाह, बढ़िया, लाजवाब, क्या जवाब आ रहे हैं, वेरी नाइस, समझ गए अभी, चलो गुड 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 गुड। अभी ये तो हमें समझ आएगा कि कहाँ हमें बिन लगानी है, कहाँ बिंग लगानी है। देखो V4 टू V3 करते वक्त तो हम बिंग लगाते हैं, V3 को V3 रखते वक्त बिन लगाते हैं। प्रेजेंट का सपोर्टिव वर्ब होता है एम इज आर, पास्ट का सपोर्टिव वर्ब होता है वाज वर, बाकी चीजें सारी सॉर्ट। तो बस चार चीजें दिमाग में रखी कि आपका टेंसेस वाला जो रोल है एक्टिव टू पैसिव वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा मॉडल ऑक्सिलरी वाला भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि मॉडल ऑक्सिलरी में आपको दिक्कत ना आ जाए। मतलब मुझे इन सेंस मुझे ये बताना है आपको कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज दिए हुए हो तो फिर आप क्या करोगे। देखो सोचो जरा, अगर मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई है और मॉडल ऑक्सिलरी में हैव दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, सेम ही रूल अप्लाई करनी है। हैव अगर हो तो देखो जरा जवाब देकर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड हैव इम्प्लीमेंटेड द न्यू पॉलिसी ईयर लास्ट ईयर, न्यू पॉलिसी लास्ट ईयर। ठीक है, देख लो अगेन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुते बढ़िया बहुते बढ़िया। द गवर्नमेंट शुड हैव, अब शुड हैव है तो शुड को शुड नहीं रखोगे, मस्ट कर दोगे क्या, वॉच कर दोगे, वुड कर दोगे, नहीं, क्या करोगे, श्रद्धा बेटा श्रद्धा। शुड का वुड कैसे हो रहा है बाबा, शुड का वुड होना चाहिए, नहीं, योर आंसर शुड बी ऑल्सो
ऑप्शन नंबर सी, अ न्यू पॉलिसी शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट लास्ट ईयर। सो शुड हैव बिन, समझे, यहाँ शुड हैव दिया है, आपको ढूंढना है हैव बिन, खत्म कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? श्रद्धा चौहान, बस आपने ही गलती की है, बाकी सबका जवाब सही है। श्रद्धा एक बार ठीक कर लो अपना आंसर और मुझे बता दो समझ आया आपको ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा। देखो बाबा, शुड का शुड होना चाहिए, इधर मस्ट दे दिया, वॉज दे दिया, वुड दे दिया, लिंक पहला ही लग गया। दूसरा, हैव है तो हैव के साथ बीन होना चाहिए, इधर बीन है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। सो व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। पैसिव टू एक्टिव, द केक मस्ट हैव बीन ईटन बाय समवन। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर, हाँ जी, हेमा, शुभम, अंकुश, रीमा यादव। मस्ट हैव बिन दिया हुआ है, आपको क्या लिखना है? मस्ट और हैव। मस्ट और हैव कहाँ दिखता है? इधर हैड दे दिया, गलत है। इधर मस्ट दे दिया, गलत है। इधर माइट हैव दे दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। समझे? हाँ, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस की। हाँ जी, फिर से पैसिव टू एक्टिव। ओके, अभी ये थोड़ा अलग करता है। वेरी गुड अंकुश राय, बहुत अच्छे। क्या आएगा भाई, जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर देख लो, बिंग V3 दिया हुआ है, बिंग है मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी चली गई मतलब वेंट ऑफ, ऐसा होता है, ठीक है। लेटर वॉज बिंग रिटर्न, बिंग रिटर्न इज कंटिन्यूस यूज होगा ना, बिंग के लिए हम कंटिन्यूस यूज करते हैं। यहाँ पर है क्या कंटिन्यूस? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर शुड बी सी विल बी योर राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे अंकुश, ओम, हेमा यादव, बहुत अच्छे, शुभम, श्रद्धा चौहान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही जवाब आप लोग दे रहे हो। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चंस कर लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने जैसे जवाब दिए, आपको बिल्कुल समझ गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करते हैं कुछ अलग वेराइटी की। एक अलग वेराइटी हम अप्लाई करने वाले हैं।
आगे जो वेराइटी को डिस्कस करने वाले हैं वो वेराइटी है इंपरेटिव वाला वेराइटी। इंपरेटिव वाला वेराइटी मतलब क्या? अब जब सेंटेंसेस इंपरेटिव होंगे तो फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बस इतना करके फिर हम सेशन खत्म करेंगे, बस 15 मिनट में, है ना, 15-20 मिनट में। देखो, जब किसी भी सेंटेंस को इंपरेटिव में लिखा जाए, इंपरेटिव सेंटेंसेस में, इंपरेटिव मतलब क्या होती है? इंपरेटिव मतलब एक ऐसी सेंटेंस होती है जिस सेंटेंस की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये नहीं होगी। We always command, we always ask something, we always request in this kind of question, in this kind of sentence. जैसे देखो, if I have to say something, तो I can say in assertive sentences, subject plus verb plus object. बट जब मुझे आपसे कुछ मांगना है या फिर आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, then I'm going to say, please help me, bring me a glass of water, take a note of it, है ना, नोट बना कर रखो, प्लीज गिव अटेंशन, प्लीज पे योर अटेंशन, ऐसे कुछ सेंटेंसेस। अब ऐसे सेंटेंसेस सब्जेक्ट तो नहीं होता, तो इनका पैसिव वॉइस हो सकता है, तो हो सकता है। जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होती है वो जब एक्टिव वॉइस में आएगी, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में इन इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर क्या होता है? तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इनके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता ही नहीं। कौन से सेंटेंसेस में? इंपरेटिव में, ये बात ध्यान में रखिए। अब सब्जेक्ट नहीं होता मतलब सब्जेक्ट नहीं होता मतलब क्या? सब्जेक्ट नहीं होता मतलब क्योंकि हम कमांड करते ना, मैं डायरेक्टली कह दूंगी कि हेल्प मी, मैं कह रही हूँ मेरी मदद करो, या फिर मैं कह रही हूँ प्लीज सेव वाटर, प्लीज वाटर बचाओ, पानी बचाओ। अब मैंने इन एग्जांपल्स में क्या किया ना, किसी एक सब्जेक्ट को नहीं कहा, कौन करेगा ये, मैंने बस कहा कि मेरी मदद करो, कोई भी आप में से कोई मदद करेगा। मैं कह रही हूँ पानी को बचाओ, पानी बचाओ, सबको कह दिया। तो मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस लिखती हूँ एक्टिव में। अब जब इनको पैसिव करना होता है तो पैसिव करते वक्त बस कुछ नहीं, बस आपको पहचानना है कि एक्टिव में रिक्वेस्ट की गई है, कमांड की गई है या इंस्ट्रक्शन दी गई है, और उस हिसाब से आपको बस पैसिव वॉइस जो है उसका करना है। कैसे करोगे? देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है प्लीज सेव वाटर। इसका मुझे पैसिव कैसे करना है? तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पैसिव वॉइस में बस इस फ्रेज से स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट द पैसिव वॉइस विद दिस फ्रेज। कौन सा फ्रेज है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे मैं कह रही हूँ सेव वाटर, तो आप कहोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सेव वाटर, खत्म। मैं कह रही हूँ हेल्प मी, आप कहोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, खत्म कहानी। मैं कह रही हूँ सेव वाटर, आप कमांड के बतौर यूज करोगे यू आर एडवाइज टू हेल्प मी, यू आर एडवाइज टू सेव वाटर, है ना, यू आर ऑर्डर टू सेव वाटर। और तीसरा इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन दे दी तो यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू। जैसे सोचो, अगर मैंने डोंट यूज किया, डोंट कॉल मी, मुझे कॉल मत करो, तो मैं क्या करूंगी? यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कॉल मी। मतलब अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नॉट टू लगाओ, पॉजिटिव है तो टू लगाओ, बस। और ये जो तीसरी वाली स्टेज है ना, ये मैं समझाऊंगी आपको थोड़ी देर में, रुक जाओ जरा। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ, इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, प्लीज डू मी अ हेल्प। अब प्लीज डू मी अ हेल्प मतलब मेरी मदद करो, इस एक्टिव को पैसिव करना है, तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ हेल्प, रिक्वेस्टेड टू। समझे? अगर यहां सिर्फ होता कॉल मी एट 10 AM, मुझे 10 बजे कॉल करिएगा,
तो मैं कहूंगी यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल मी, जो भी आप कहो, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल मी। आपको बस ये फ्रेजेस ऐड करनी है या फिर इन इन स्टेटमेंट्स की शुरुआत को ऐड करना है, बस खत्म कर लो। बाकी बहुत इजी है, बाकी तो सेंटेंस जैसे है वैसे ही लिखना है। तो अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो वो तो बढ़िया एकदम, मतलब सबसे इजीएस्ट, द इजीएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा। जैसे कहा है काइंडली रिमूव योर हैट, तो काइंडली कह दिया मतलब रिक्वेस्ट कर ली अगले ने, तो हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमूव योर हैट। हाँ जी, राइट और नॉट? अच्छा चलो, अभी ये तो हुई रिक्वेस्ट वाली बात। अब सोचो जरा, अगर बात रिक्वेस्ट की नहीं है, बात है ऑर्डर की। रिक्वेस्ट में तो मैं प्लीज और काइंडली ऐसा कहूंगी ना, बात अगर ऑर्डर की है तो फिर हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तरीका होता है आप लिख लो यू आर ऑर्डर्ड और फिर टू के बाद जैसा है वैसे, या लिखो यू आर एडवाइज्ड या फिर जैसे वैसे, या फिर ये जो तीसरा तरीका, ये समझो तीसरा तरीका होता है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद बी लिखकर V3 लिख दो, खत्म। क्योंकि सब्जेक्ट तो होता नहीं तो उसका कोई मसला यहाँ पर है ही नहीं। जैसे देखो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये दो तरह से होगा। एक, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, या तो फिर यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, खत्म का। समझ पा रहे हो? हाँ जी बेटा, समझ रहे हो आप? सो देखो, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है? तो इसको दो हिसाब से हम चेंज करेंगे पासिव वॉइस। एक तो लेट, मैं कहूंगी लेट द पुलिस नॉट बी, इन्फॉर्म का हो जाएगा इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। इसको कंटिन्यू करते, कॉम्प्लीमेंट्री को हम एंड में लिखते हैं हमेशा। या फिर आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। समझ पा रहे हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हम एग्जाम्पल्स के साथ ज्यादा बेटर नहीं होता, सिर्फ बेटर होता है। हम एग्जाम्पल्स के साथ बेटर इसको समझ पाएंगे। ठीक है जी? ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है देखो, यू आर एडवाइज नॉट टू डू इट अगेन, तो क्या लिखोगे? डोंट डू इट अगेन। हाँ जी। अगर किसी ने कह दिया आपसे क्लोज द डोर, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? लेट की स्ट्रक्चर यूज करोगे, ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, मतलब दरवाजे बंद हो जाने दो, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू क्लोज द डोर। अभी समझे हिमा? यू आर एडवाइज टू भी कह सकते हो, यू आर ऑर्डर टू भी कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस क्या है। वेरी गुड ओम प्रकाश, बहुत अच्छा। डू योर ड्यूटी वेल, कैसे करोगे इसको? देखो, यू आर ऑर्डर टू डू योर ड्यूटी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर ड्यूटी, यू आर एडवाइज टू डू योर ड्यूटी, पर हम एडवाइस ज्यादा लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम जब भी किसी को कहते हैं कि अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ तो हम एडवाइस करते हैं। सो डू योर ड्यूटी के लिए हम लिखेंगे यू आर एडवाइज टू डू योर ड्यूटी, या फिर लेट द ड्यूटी, लेट योर ड्यूटी बी डन, है ना? ऐसा भी कह सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, दे दो जवाब।
लेट्स नहीं, सिर्फ लेट, ओम, ओनली लेट। नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में करेक्ट पैसिव वॉइस दी हुई है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या आएगा बाबा? देखो, द क्लास शुड बी, नो, शुड नॉट बी, ये नहीं होगा। द क्लास इज नॉट डिस्टर्ब बाई यू, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी भी नहीं। लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब्ड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, एब्सोल्यूट। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस देख लिया। वॉइस को चेंज कैसे करते हैं ये हमने देखने की कोशिश आज के सेशन में कर ली है। ओके, अब सारी बातें हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे आप चेंज करते हो वॉइस को। उसके बाद हमने देखा पैसिव वॉइस को आप कैसे पहचानोगे। उसके बाद हमने उसके कुछ रूल्स देखे, एंड रूल्स के बाद थोड़े से क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन से हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी रूल्स किसके देखे? असर्टिव, इंपरेटिव, दोनों भी सेंटेंसेस। अब कल जो है, कल हम कुछ एक्सेप्शनल रूल्स देखेंगे जिसमें वॉइस जो है, ये वॉइस इस तरह नहीं आता है जिस तरह हमने आज सॉल्व किया, या फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देखेंगे वॉइस के जो कि हमें एग्जाम में स्पॉट द एरर में पूछे जा सकते हैं, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया सब कुछ। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया हो। अगर नहीं भी समझ आया हो तो आप एक बार नोट्स पढ़ लो, तो एवरीथिंग विल गेट इनटू प्लेस और एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड विथ यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में कल, बिल्कुल हमारे रेगुलर समय पे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय।